हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एज यू ऑल नो कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में मेंडलीव क्लासिफिकेशन पे बात की थी। यानी कि जो मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया था, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, उस पर बात की थी। उसके क्या एडवांटेज थे, उसके क्या डिसएडवांटेज थे, उस पर बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो पीरियोडिक टेबल है जो आज हम यूज करते हैं। आपके घरों में जो अभी जो पीरियोडिक टेबल है वो कौन सा पीरियोडिक टेबल है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो उसके बारे में आज हम इंट्रोड्यूस होंगे कि वो पीरियोडिक टेबल क्या है, किसने बनाया, किस चीज पर बेस्ड है, सारी बातें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी आदमी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद आपके पास क्या आइडिया है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड था किस पर? मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ पर। और मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। यानी कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो उसके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होता है। यानी कि अगर एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाए, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सजाया जाए, तो सर्टेन इंटरवल्स के बाद क्या होगा? प्रॉपर्टीज खुद को रिपीट करेंगी। यही बात था, हमने बात कर लिया था इस पे। लेकिन अब देखिए हुआ क्या, 1913 में एक नया कंसेप्ट दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया हेनरी मोसले के द्वारा। हेनरी मोसले एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया कंसेप्ट जिसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट। ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब तक एटॉमिक नंबर की कोई बात नहीं हो रही थी। यू ऑल नो एटॉमिक नंबर, आप सभी क्लास 9th केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में कि प्रोटॉन नंबर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन नंबर होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसी उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दुनिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया हेनरी मोसले के द्वारा। और कैसे उन्होंने एटॉमिक नंबर का प्रिडिक्शन किया? उन्होंने देखा कि अरे भाई रेडियो एक्टिविटी, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी में बहुत काम किया है। हेनरी मोसले ने रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में बहुत सा काम किया है। आइसोटॉप्स को देखा, आइसोबार्स को देखा, एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया 1912 में। तो इन सब चीजों को देख करके उन्होंने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा। और उन्होंने क्या किया, जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसमें चेंज लाया। और मोसले ने कहा कि देखो भाई, एटॉमिक मास को तुम फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान रहे हो ना। मेंडलीव किसको प्रॉपर्टी, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट का किसे मान रहे थे? एटॉमिक मास को। कह रहे थे कि एटॉमिक मास ही सब कुछ डिसाइड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीजें। लेकिन मोसले ने कहा कि ना 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 ना, एटॉमिक मास सब चीज नहीं है, एटॉमिक नंबर सब चीज है। और उन्होंने दुनिया के सामने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया। और उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक देन एटॉमिक मास। और उन्होंने क्या किया, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को चेंज कर दिया। और उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? जो बात मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ कहता है सेम वही बात मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। सेम बात जो मेंडलीव कह रहे हैं वही बात मोसले भी कह रहे हैं, सेम टू सेम, डिट्टो सेम। बस एक चीज अंतर है, क्या? वो एटॉमिक मास कह रहे थे और ये एटॉमिक नंबर कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको भी एक्सपेंड करोगे, इस लॉ को अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स देन प्रॉपर्टीज रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली। यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज खुद को क्या करेंगी? रिपीट करेंगी। तो ये हो गया तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो सबसे पहली चीज है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपके नोट में भी लिखा हुआ है और मैं यहां भी लिख दूं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of their atomic numbers। ये हो गया आपका
ये हो गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेंशन आपके नोट में लिखा हुआ है, देख लीजिए कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देन प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टीज रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि प्रॉपर्टीज खुद को रिपीट करती है, यानी कि हमें वैसे एलिमेंट्स मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जब आ गया तब एक नया पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया गया, किसके हिसाब से? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से। और वो पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया नील्स बोहर ने। किसने किया? नील्स बोहर ने। आप नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा नील्स बोहर। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा आपने क्लास 9th में। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो ड्रॉबैक था वो किसने निकाला था? नील्स बोहर ने ही निकाला था। और उन्होंने उसके बाद अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। भले ही बाद में बोहर का भी एटॉमिक मॉडल गलत हो गया, वो अलग चीज है, लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल अभी भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है उसे। अभी भी आप 11th 12th फिजिक्स या केमिस्ट्री जब तक पढ़ते हैं, आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल को ही बेसिस बना के पढ़ते हैं। बड़े जबरदस्त साइंटिस्ट थे नील्स बोहर, ठीक है, फिजिसिस्ट थे। तो नील्स बोहर ने नया पीरियोडिक टेबल तैयार किया जो बेस्ड था किस पर? हेनरी मोसले के द्वारा प्रपोज किए गए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर। और उसी पीरियोडिक टेबल जो नील्स बोहर ने प्रिपेयर किया उसे ही कहा गया क्या? उसे कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या कहा गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, इसमें और भी बहुत सारी बातें थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आपने ये जान लिया कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या है उसमें। तो अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो उसमें 7 पीरियड्स हैं भाई। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स। यू नो 7 पीरियड्स का क्या मतलब है? यानी कि पीरियड्स आप जानते हो, हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट्स का जो हॉरिजॉन्टल रो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स हैं। वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 18 हैं। समझ गए? तो अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को गौर से देखें, जो कि पीरियोडिक टेबल आपका यूं होता है, ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है। इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखो तो इस पीरियोडिक टेबल में ऐसे गिनना काउंट कीजिए तो 18 होगा, और ऐसे गिनना काउंट कीजिए तो 7 पीरियड्स होंगे। तो आपके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप्स हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? नील्स बोहर ने बनाया। किस पर बेस्ड बनाया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड करके बनाया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक सीबीएसई बोर्ड पूछ सकता है कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास, व्हाई? क्योंकि आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो एटॉमिक नंबर पर आ रहा है, और जो मॉडर्न मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो एटॉमिक मास पर बेस्ड था। तो बेटर क्यों है एटॉमिक नंबर? तो इसका आंसर एक है बाबू, जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, एटॉमिक नंबर पीरियोडिसिटी के कॉज को भी एक्सप्लेन करता है। एटॉमिक मास वाला जो कंसेप्ट है वो बस एक लॉ सा है कि हाँ ठीक है, अगर अरेंज करोगे तो रिपीट करेगा। लेकिन जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट है वो आपको क्या करता है? वो आपको पीरियोडिसिटी का कॉज भी बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें हर एक एलिमेंट की जो पोजीशन है वो आया है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देखिए, आप सभी ये जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट है तो ये सारी बातें हो रही है केमिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज को लेकर के। प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे डिसाइड होती है? केमिकल रिएक्शन से डिसाइड होती है। यू नो दैट, केमिकल रिएक्शन से। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेता है? एटम। एटम में भी कौन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये बात जानते हैं कि जब कोई रिएक्शन होता है और उसमें कोई एटम पार्टिसिपेट करता है तो एटम का कौन सा पार्ट रिएक्शन में भाग लेता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, पूरे एटम भाग नहीं लेते, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। और तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करेगा प्रॉपर्टी को। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज के साथ जुड़ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूंकि रिपीट करती है इसलिए प्रॉपर्टीज रिपीट करती है। समझ में आया? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ज्यादा बेटर इसलिए था
यानी कि यह एटॉमिक नंबर ज्यादा बेटर इसलिए था क्योंकि वो पीरियोडिसिटी के कॉज को भी एक्सप्लेन करता था, पीरियोडिसिटी के कॉज को भी एक्सप्लेन करता था। ओके ठीक है, तो आते हैं हम हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखो तो सबसे पहले इधर ऐसे करके आपको मिलेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो कितना एलिमेंट्स है हमारे पास, 118 एलिमेंट्स है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको दिखेगा पहला ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहां से 3 से लेकर 12 तक, फिर आपको मिलेगा 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ऐसे करके आपको मिलेगा। मिडिल में आपको 3 से 12 तक मिलेगा। अगर आप देखो तो इस तरफ 1 पीरियड में सबसे ऊपर में हाइड्रोजन दिख जाएगा आपको, सेकेंड पीरियड में सबसे ऊपर में आपको सेकेंड ग्रुप में सबसे पहले आपको बेरिलियम दिख जाएगा। यहां पर आपको देखे तो 7 दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देखो तो आपको ऐसा दिख जाएगा। वैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो उसमें आप देख लीजिए, मैं यहां बना के दिखा देता हूं। देखिए ये तो ये आपका फर्स्ट ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा, ये 3 से 12 तक 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये अगर आप देखो तो ये वैकेंट है, ये यहां पे वैकेंट है। तो ये हाइड्रोजन है, फर्स्ट ग्रुप में सबसे ऊपर में हाइड्रोजन है। और यहां पर अगर आप पीरियड में देखें तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, सेकेंड पीरियड लिथियम से, थर्ड पीरियड सोडियम से, चौथा पीरियड पोटासियम से, रुबिडियम से, सीजियम से और फ्रेंसियम से। ये आपका स्टार्टिंग एलिमेंट है, यानी कि ये पहला ग्रुप का सारा बात हो गया, समझ गए। और अगर आप सेकेंड पीरियड में देखें तो ये बेरिलियम से स्टार्ट होता है। जो थर्ड पीरियड है आपका वो एल्यूमिनियम से स्टार्ट होता है, नहीं बोरॉन से स्टार्ट होता है। 14th पीरियड जो है वो कार्बन से स्टार्ट होता है। 15th पीरियड जो है वो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है। 16th पीरियड जो है वो आपका ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है। 17th पीरियड आपका फ्लोरीन से और 18th पीरियड आपका नियॉन से। तो अगर आप देखो तो ऐसा है, ये हो गया आपके स्टार्टिंग एलिमेंट्स। ग्रुप पीरियड में अगर देखो तो फर्स्ट पीरियड किससे स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन से, सेकेंड पीरियड लिथियम से, थर्ड पीरियड सोडियम से, फोर्थ पीरियड पोटासियम से, फिफ्थ रुबिडियम से, सिक्स सीजियम से और सेवेंथ फ्रेंसियम से। और अगर आप ग्रुप में देखो तो फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन से, सेकेंड ग्रुप बेरिलियम से। 3 से 12 हमें नहीं पढ़ना, 3 से 12 हमें अभी नहीं पढ़ना, 3 से लेकर 12 तक जो होता है उसे हमें नहीं पढ़ना। थोड़ी सी बात हम इस पे करेंगे अभी कुछ देर में, लेकिन 3 से 12 हमें नहीं पढ़ना। 13th जो है वो बोरॉन से स्टार्ट होता है। 14th जो है वो कार्बन से स्टार्ट होता है। 15th नाइट्रोजन से, 16th ऑक्सीजन से, 17th फ्लोरीन से और 18th नियॉन से। अब अगर आप इसको देखो तो इस पूरे पीरियड, और अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल को गौर से देखोगे तो पीरियोडिक टेबल को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको नीचे में ऐसे करके 2 ब्लॉक भी दिखेगा, ऐसे करके, एक यहां पर और एक यहां पर। आप पीरियोडिक टेबल में देखिए तो यहां पर, और इसमें 14 होता है। ये देखिए, ये नीचे में भी 2 दिखेगा, ये ऐसे करके यहां पर, ऐसे करके आपका पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक सा डिजाइन बनता है। तो देखिए अब मैं करता हूं क्या करना चाहता हूं मैं। तो अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को गौर से देखो तो ये पूरा का पूरा डिजाइन है, पूरे पीरियोडिक टेबल का एक ओवरव्यू सा स्कीमेटिक। आप चाहे तो रियल पीरियोडिक टेबल सामने में खोल के बैठ सकते हैं। तो ये सारा का सारा बात है। तो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, एक बात याद रखिएगा, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज नियरली सेम होती है। सेम एलिमेंट के ग्रुप की प्रॉपर्टीज नियरली सेम होती है, ये याद रखिएगा उनमें। और पीरियड्स में भी कुछ बातें सेम होती है, समझ गए। क्या सेम होती है, ग्रुप्स में क्या सेम होता है, पीरियड्स में क्या सेम होता है, पीरियड्स में क्या चेंजेज आती हैं, ग्रुप्स में क्या चेंजेज आती हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स एंड
पीरियड्स, वो हम लोग अलग से देखेंगे। अभी हम एक पीरियोडिक टेबल से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल को अगर देखो तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स में पूरा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। जो ग्रुप 1 और 2 है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, जो ग्रुप 1 एंड 2 है, ये कहलाते हैं एस ब्लॉक। पूरे पीरियोडिक टेबल को आपने कितने में बांटा है? आपने बांटा है 4 ब्लॉक्स में। ग्रुप 1 और 2 क्या है? एस ब्लॉक। ग्रुप 13 टू 18, 13 से लेके 18 तक, यानी कि ये देखिए, ये दोनों हो गया आपका एस ब्लॉक, ये हो गया आपका एस ब्लॉक 1 और 2, और ये 13 से लेके 18 तक ये हो गया आपका पी ब्लॉक। 13 से 18 तक आपका क्या हो गया? पी ब्लॉक। और ग्रुप 3 टू 12, 3 से 12 तक ये हो गया आपका डी ब्लॉक। ये जो है, ये जो बीच में आप मिडिल में देख रहे हैं, ये हो गया आपका डी ब्लॉक। और जो नीचे आप देख रहे हैं यहां पर, ये 2 नीचे में, ये है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, नीचे में जो आप देख रहे हैं सेपरेट जो है, ये नीचे में जो 2 है, ये है आपका एफ ब्लॉक। अब आपको कहे सर ये एफ ब्लॉक किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है? तो देखो, अगर आप देखोगे एफ ब्लॉक, तो ये दोनों के दोनों ये ग्रुप 33 में ही पड़ते। ग्रुप 3 का ही पार्ट है एफ ब्लॉक। अब जरा देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा आता है यहां पे, मैं ये समझाता हूं। आपने पहले ये समझ लिया कि पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में कैसे डिवाइडेड है, ये क्लियर हो गया। ये जो टू द लेफ्ट है, सबसे लेफ्ट में जो 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और 2, वो एस ब्लॉक हो गया। टू द राइट, सबसे राइट में अगर आ जाइए तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 पी ब्लॉक है। और 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुप नंबर है, इसके बीच में जो 10 ग्रुप हो गया 3 से लेकर 12 तक, ये हो गया आपका डी ब्लॉक। और जो नीचे वाला आपका है वो हो गया आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, और एफ ब्लॉक मैं कह रहा हूं कि ये ग्रुप 3 के ही मेंबर है। एफ ब्लॉक जो है आपका, वो किस ग्रुप का मेंबर है? वो ग्रुप 3 का ही मेंबर है। ये दोनों ग्रुप 3 के मेंबर है। कैसे आए ये, इस पे हम बात करेंगे। तो आपने ब्लॉक्स पहले आप समझ गए। हमें पढ़ना क्या है? हमें बस 2 पढ़ना है। हमें पढ़ना है एस ब्लॉक और हमें पढ़ना है पी ब्लॉक। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में स्टडी हायर क्लासेज में की जाती है, अभी हमें उस पर बात नहीं करनी। समझ गए? ग्रुप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ग्रुप डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और एफ ब्लॉक के जो है उन्हें इनर ट्रांजिशन, देखिएगा लिखा रहता है, इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन, ये हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन। अब आप कहोगे सर एस और पी को क्या कहा जाता है? तो एस और पी ब्लॉक के सभी ग्रुप्स को अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1, उन्हें कहा जाता है अल्कली मेटल्स। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स। नोट में देख लीजिए, सारी चीजें लिखी गई। ग्रुप 2 जो है उन्हें कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या अल्कलाइन मेटल्स। ग्रुप 2 को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 13 जो है वो कहलाता है बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 कहलाता है कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 कहलाता है नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 कहलाता है ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 कहलाता है हेलोजन्स। क्या कहलाता है? हेलोजन्स। और ग्रुप 18 कहलाता है नोबेल गैसेज। ग्रुप 18 क्या है? नोबेल गैसेज। नोबेल गैसेज आप जानते हैं क्या होता है? नोबेल गैसेज वैसी गैसेज होती हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? तो आप जानते होंगे कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट रिएक्शन में भाग लेता क्यों है? टू गेन स्टेबिलिटी, उसे स्टेबल होना है। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब वो या तो डुप्लेट या ऑक्टेट को फिल कर लेगा।
डुप्लेट या ऑक्टेट आप जानते होंगे, जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट होते हैं या जो शुरू वाले हैं वो हीलियम बनना चाहते हैं, वो डुप्लेट होता है, और बाकी सब जो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम ऑक्टेट कहते हैं। तो डुप्लेट या ऑक्टेट को फुलफिल करना चाहता है, लेकिन ग्रुप 18 का तो ऑलरेडी फिल है ना। ग्रुप 18 को अगर आप देखो तो ग्रुप 18 में हीलियम से स्टार्ट होता है, और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी चीजें उन सभी का तो ऑलरेडी ऑक्टेट फुल है, ऑक्टेट फिल है, तो वो क्यों रिएक्शन में भाग लेगा? तो चूंकि वो रिएक्शन में भाग नहीं लेते इसलिए इन्हें नोबल गैसेज कहा जाता है या इनर्ट गैसेज कहा जाता है। इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ग्रुप 18 के जो मेंबर्स हैं, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं, वो किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेते, इसलिए उन्हें इनर्ट गैसेज कहा जाता है। क्यों भाग नहीं लेते? क्योंकि इनका जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, या डुप्लेट 2 ऑलरेडी है, तो वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो स्टेबल है तो स्टेबिलिटी क्यों ढूंढेगा? कौन रिएक्शन करेगा? जिसको स्टेबल होना है। जो स्टेबल नहीं है वो ना स्टेबल होगा, जो ऑलरेडी स्टेबल है वो क्यों रिएक्शन में भाग लेगा? समझ गए? और नोबल गैसेज भी कहा जाता है ग्रुप 18 को। क्यों कहा जाता है नोबल गैसेज? क्योंकि जितने एलिमेंट्स है सब इनके जैसा बनना चाहते हैं, सब ग्रुप 18 जैसा बनना चाहते हैं, सब ग्रुप 18 जैसा बनना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका जैसा हो जाए? ग्रुप 18 जैसा हो जाए, जिससे हम भी स्टेबल हो जाए, इसीलिए इन्हें नोबल गैसेज कहा जाता है। तो इनर्ट गैसेज इसलिए क्योंकि वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता, और नोबल गैसेज इसलिए क्योंकि सभी उसके जैसा बनना चाहता है। होप क्लियर हुआ होगा आपका ये बात, समझ गए? इसे कई बार जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। ग्रुप 18 को आप देखोगे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। ये सारी बातें नोट्स में लिखी हुई है। ग्रुप 18 को आप जीरो ग्रुप भी कहते हैं, समझ गए? तो सारे का आप नाम समझ गए, अल्कली, अल्कलाइन, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस एंड नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज। ये हो गया आपका। और आपके पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक्स हो गए, समझ गए? तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा पूरा पीरियोडिक टेबल हम इंट्रोड्यूस हो गए, सारे ब्लॉक्स, सारे के फैमिलीज, चलिए वो समझ गए। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को जो पोजीशन मिलेगा वो मिलेगा किसके हिसाब से? वो मिलेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो एस ब्लॉक से कौन बिलोंग करेगा, या पी ब्लॉक से कौन बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक से कौन बिलोंग करेगा, एफ ब्लॉक से कौन बिलोंग करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, आई होप आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता होगा, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन निकालने पर एक वीडियो आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसी पर बेस्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है और उसके हिसाब से पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे डिसाइड करना है, उस पर बात कर लेंगे। मैं अभी ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो कि होगा आपको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जब आप भरना शुरू करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल करना शुरू करते हो, एस पी डी एफ में भरते हो, 1s 2s 2p 3s, वो है ना चार्ट, पूरा ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल के चार्ट हैं, तो उसके हिसाब से अगर भरते हो, तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन हुआ वो अगर s ऑर्बिटल में गया, s ऑर्बिटल में, तो वो s ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। और अगर p ब्लॉक में p ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया तो वो p का मेंबर हो जाएगा। अगर d ब्लॉक में लास्ट गया तो वो d का मेंबर हो जाएगा। और अगर f में लास्ट में गया तो f का मेंबर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं सोडियम का लिखता हूं, Na11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए ऑर्बिटल मेथड से, तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। देखिए इसका सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में गया? S में गया ना, तो ये किसका मेंबर हो जाएगा? S ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम को देखो, इसका 12 होता है, तो इसका अगर लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, लास्ट किस में गया? S में गया ना, तो ये किस में चला जाएगा? ये भी S ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बोरॉन का देखो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p1 होगा कि नहीं होगा? 2p1 लास्ट किस में गया? p में, तो ये किसका मेंबर हो जाएगा? p ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। अगर मैं देखूं कार्बन को, कार्बन का होता है 6, क्या लिखोगे? 1s2
2s2 2p2, फिर लास्ट किस में गया, p में, तो ये भी किसका मेंबर हो जाएगा, p का मेंबर हो जाएगा। अगर मैं आप देखूं नाइट्रोजन 7 क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, लास्ट किस में गया, p में, ये भी किसका मेंबर हो जाएगा, p का। ठीक उसी तरह अगर आप ऑक्सीजन का देखो तो 1s2 2s2 2p4, फिर लास्ट कौन ऑर्बिटल में गया, p में, फिर ये किसका मेंबर हो जाएगा, p ब्लॉक का। अब अगर आप इसके आगे का देखें, ऑक्सीजन के बाद आपका हो गया फ्लोरीन जिसका कि 9 होता है, 1s2 2s2 2p5, किसका मेंबर हो जाएगा, ये p ब्लॉक का। और आखिरी में नियॉन जिसका कि 10 होता है, 1s2 2s2 2p6, फिर किस में गया, p में, ये भी किसका मेंबर हो जाएगा, p ब्लॉक का। समझ गए। तो जो लास्ट और मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में गया उसी से क्या आएगा, आपका ब्लॉक आएगा। अब आपको सर sp तो दिखा दिए, df नहीं दिखाए, df में भी यही होगा बाबू। एग्जांपल के लिए आप कोई भी डी ब्लॉक का एक मेंबर ले लीजिए और उसका लिख के देख लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम जिंक ले लेते हैं, जिंक बड़ा फेमस एलिमेंट है, जिंक का होता है आपका 30, इसको अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। देखिए जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, ये 30 हो गया। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में गया, तो ये किसका मेंबर हो जाएगा, डी ऑर्बिटल का। समझ गए। ठीक इसी तरह करके एक एफ ब्लॉक का मेंबर का हम एग्जांपल लेके देखें, किसी भी एफ ब्लॉक के मेंबर का आप एग्जांपल लेके देखिए कि जैसे कि अगर आप एग्जांपल के लिए कोई भी एक लेना चाहे तो मान लीजिए कि हम सीरियम ले लेते हैं, सीई। अगर आप सीरियम ले ले जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 58, तो आप इसको लिखिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, देखिए क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 एंड लास्ट में 4f1। देखिए जरा ध्यान से, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 48 6 54 2 56 1 मिनट 56 एंड 1 57 यानी 58, ओके 2 58 हो गया। देखिए इसका लास्ट किस में गया, एफ में गया ना, ये किसका मेंबर हो जाएगा, एफ ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। यानी लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसी के हिसाब से क्या आता है, आपका किस ब्लॉक का मेंबर होगा वो। अब देखिए खासियत क्या है, देखिए जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट होंगे सबके आउटरमोस्ट जो सबसे लास्ट और इलेक्ट्रॉन होगा वो s1 में जाएगा, और जितने भी ग्रुप 2 वाले होंगे सबका s2 होगा। ग्रुप 3 वाले किसी का भी बनाइएगा तो p1 होगा, नहीं ग्रुप 13 वाले, और ग्रुप 14 वाले जितने भी देखिएगा उसका p2 होगा, ग्रुप 15 वाले का p3 होगा, ग्रुप 16 वाले का p4 होगा, ग्रुप 17 वाले का p5 होगा, और ग्रुप 18 वाले का p6 होगा। फिक्स है, हीलियम को छोड़कर, ग्रुप 18 में हीलियम को छोड़कर, हीलियम डुप्लेट है ना तो हीलियम को छोड़कर बाकी सब में यही होगा पैटर्न। समझ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग रिलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि जो मैं एक बात यही कहना चाहता हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है वो पूरी तरह से एसोसिएटेड है किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, पूरी तरह से एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। समझ गए। तो इस पे हम डिटेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको डाउट है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियोडिक टेबल कैसे रिलेट करता है तो इस पर हम एक सेपरेट लेक्चर बना ही रहे हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर आपका है, तो उसे आप देख लेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो मैं ग्रुप्स पे बात कर रहा था, तो 18 ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप्स में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा जाता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा जाता है, या उनके प्रॉपर्टीज में बेसिक प्रॉपर्टीज सेम होती है, थोड़ा बहुत ग्रेजुअल चेंज भी होता है।
ग्रेजुअल चेंज होता है। यानी का मतलब जैसे कि मेटालिक प्रॉपर्टी, थोड़ा सा वो देखेंगे हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक में, तो ग्रेजुअल चेंज भी होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज नियरली क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और सबसे अधिक एलिमेंट्स का नंबर किस ग्रुप में होगा, अगर आप देखो तो सबसे अधिक मेंबर किस ग्रुप में होगा। तो अगर पीरियोडिक टेबल देख के आप सोचोगे तो आप कहोगे कि सर ग्रुप 1 और ग्रुप 18 में सबसे अधिक एलिमेंट्स होंगे। मैं कहूंगा नहीं, ग्रुप 3 में सबसे अधिक मेंबर होगा, क्योंकि ग्रुप 3 के मेंबर्स नीचे में भी बैठे हुए हैं ना, समझ रहे हो। अब आपके दिमाग में यार आप सर नीचे में कैसे आए। देखिए हुआ क्या, जब एलिमेंट्स को सजाया जा रहा था तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया जा रहा था कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसमें होगा। तो जब पहुंचे हम जब लेंथेनाइड पर पहुंचे जब हम किस पर पहुंचे, लेंथेनाइड पर पहुंचे, जो कि जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। तो लेंथेनाइड पर पहुंचे तो उसके बाद हमें 14 एलिमेंट्स मिले लगातार, 14 एलिमेंट्स फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 57 टू 71। इतने सारे एलिमेंट्स मिले हमें जिनकी प्रॉपर्टीज एक ही जैसी थी, नियरली प्रॉपर्टीज सेम थी। तो अगर सबकी प्रॉपर्टीज सेम थी तो अगर आप उस पीरियोडिक टेबल में उसको बनाते तो पता चलता ये एकदम यूं लंबा सा हो गया, तीसरा ग्रुप पता चलता एकदम नीचे तक जा रहा है, समझ रहे हो ना। सेम प्रॉपर्टीज वाले को अगर एक जगह रखना है तो तीसरे वाले को अगर लिखो तो पता चला कि पीरियोडिक टेबल में तीसरा ग्रुप एकदम नीचे तक चला गया। तो पीरियोडिक टेबल देखने में थोड़ा बेढंगा सा लगता ना, मतलब एक्सपेंशन हो जाता, अजीब तरह का लगता है पीरियोडिक टेबल देखने में। तो उस अजीब तरह से लिखने से बचने के लिए हमने क्या किया, उसे नीचे में सेट कर दो। और ठीक उसी तरह जब आप एटॉमिक नंबर 89 पर पहुंचते हैं, एक्टिनाइड शुरू होता है, वहां भी फिर 14 एलिमेंट्स आपको मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एकदम एक जैसी होती है। थोड़ा थोड़ा नियरली सेम होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लेकिन नियरली सेम होता है। तो उनको भी एक जगह रखना चाहिए। तो ग्रुप 3 में हमको 2 बार मिल गया, एक बार तो 57 से 71 तक और एक बार हमें मिल गया 89 से 103 तक। ये जो एलिमेंट्स आपको मिल गए इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, नियरली सेम थी। तो इनको अगर हम ग्रुप में ही एक ही ग्रुप में रखते सेम प्रॉपर्टीज वाले को तो देखने में बेढंगा सा लगता हमारा पीरियोडिक टेबल। तो इसीलिए हमने उसे क्या किया, अलग से बना दिया नीचे में और एफ ब्लॉक नाम दे दिया, या उसे हम इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एफ ब्लॉक नीचे में क्यों है, क्योंकि अगर ग्रुप 3 में रखते तो वो अजीब तरह का एक्सपेंशन हो जाता, देखने में पीरियोडिक टेबल हमारा ढंग का नहीं लगता, थोड़ा देखने में खूबसूरत होना चाहिए ना चीजें। हाँ, तो इसीलिए ये मेन था, समझ गए बात। तो आई होप आप ये इंट्रोड्यूस हो गए होंगे पूरी चीजें। अब ब्लॉक क्यों नीचे में है ये, तो सबसे अधिक अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे अधिक नंबर किस ग्रुप में है, तो आंसर देंगे ग्रुप 3 में, क्योंकि नीचे में जो 2 है एफ ब्लॉक वाले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो भी किसके मेंबर है, ग्रुप 3 के ही मेंबर है। समझ गए, आ गया समझ में। अच्छा ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये तो ग्रुप्स की बात होगी। अगर हम पीरियड्स की बात करें और सबसे अगर आपसे कोई कहे कि पीरियड्स की बात करें, इसे इरेज कर देते हैं। ग्रुप से कैसे बिलोंग करेगा ये आपको समझ में आ गया। हाँ, एक याद रखिएगा कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिटल होता है उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कहने का मतलब है कि जैसे सेम ग्रुप के हो गए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, जैसे ये 3 का एग्जाम्पल ले लो, तो लिथियम में भी S1 होगा, पोटासियम में भी S1 होगा, सोडियम में भी S1 होगा। अगर आप देखोगे तो लिथियम में 2S1 होगा, सोडियम में 3S1 होगा और पोटासियम में 4S1 होगा। समझ गए ना। इसमें आउटरमोस्ट में क्या होगा, ऑर्बिटल नंबर, लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका नियरली क्या होगा, सेम होगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक समझ में आ गया आपको। अब देखिए, तो ये पीरियोडिक टेबल हमारा तैयार कर दिया गया। सवाल उठता है कि इस पीरियोडिक टेबल में की क्या खासियत थी, ये पीरियोडिक टेबल क्यों इतना ज्यादा एक्सेप्टेड हुआ, इसमें क्या ऐसा था कि सब इसे एक्सेप्ट कर लिया, इसके एडवांटेज क्या थे। अब हम उस पर बात करेंगे। ओके, 1 मिनट, हम लोग पीरियड्स पे बात करे थे, हमने तो ग्रुप्स पे बात की, पीरियड्स पे बात कहां किया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पीरियड्स पे। कितने पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स। ठीक है, जो हमारा 1 है वो शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड है। ये सबसे छोटा पीरियड है जिसमें कि मात्र 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है मात्र। अगर आप ग्रुप 2 को देखोगे इसमें 8 एलिमेंट्स, ग्रुप 3 को देखोगे इसमें भी 8 एलिमेंट्स, ग्रुप 4 को देखोगे इसमें 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 5 को देखोगे इसमें भी 18 एलिमेंट्स,
ग्रुप 6 को देखोगे, इसमें 32 एलिमेंट्स, और ग्रुप 17 में भी 32 एलिमेंट्स, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, यानी कि इसमें अभी भी काम चल रहा है, नए नए एलिमेंट्स आ रहे हैं। समझ गए? क्लियर है? तो 7 पीरियड्स हैं। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है? ग्रुप 1, पीरियड 1, जिसमें कि मात्र 2 एलिमेंट है। कौन कौन? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है। ग्रुप 2 में कौन कौन है अगर बात करना चाहे तो कहां से? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। ये हो गया ग्रुप 2 के मेंबर्स। अब पीरियड 2 के मेंबर्स। पीरियड 3 के मेंबर्स देखे तो कहां से शुरू होगा? सोडियम से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये हो गए ग्रुप 3 के पीरियड 3 के मेंबर्स। ठीक इसी तरह ग्रुप 4 में 18 है, ग्रुप 5 में भी 18 है, ग्रुप 6 में 32 है एंड ग्रुप 7 में 32 है। लेकिन ग्रुप 7 अभी तक इनकम्प्लीट है, ये लाइन याद रखिए, इनकम्प्लीट है। तो लॉन्गेस्ट पीरियड की अगर बात करो तो क्या हो जाएगा? ग्रुप 6 एंड 7, ये हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट पीरियड। ये हो गया सबसे बड़ा पीरियड, और ग्रुप 1 हो गया आपका, पीरियड 1 हो गया आपका सबसे छोटा पीरियड। तो शॉर्टेस्ट पीरियड। और अब पीरियड की क्या खासियत होती है? पीरियड कैसे आता है? जैसे मैंने कहा ग्रुप कैसे आता है कि आउटरमोस्ट ऑर्बिटल सेम होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। पीरियड में क्या सेम होगा? पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होगा। हाइड्रोजन में भी एक ही ऑर्बिट होता है, हीलियम में भी एक ही ऑर्बिट होता है। समझ गए? अगर आप बात करो इसमें जितने भी मेंबर होंगे, लिथियम से लेकर के और नियॉन तक, उसमें 2 ही पीरियड। अगर आप देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखो 1, हीलियम का क्या लिखोगे? 2, एक ही है ना, एक ही पीरियड, एक ही ऑर्बिट है। अगर आप लिख के देखो ग्रुप 2 में, जैसे एग्जांपल के लिए आप लिथियम का लिख के देखो तो क्या होगा? 2 1। देखिए 2 ऑर्बिट हो गया, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप किसका देखोगे, अगर आप लास्ट में देखो नियॉन का देखो तो हो जाएगा 2 8। नियॉन का देखो तो 2 8। तो कितने ऑर्बिट हैं? 2 ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं बात? तो और पीरियड की खासियत ये होती है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होता है। अगर आप देखो एग्जांपल के लिए ग्रुप 3 का कोई भी मेंबर ले लो, जैसे सोडियम ले लो, सोडियम का 11 होता है, 2 8 1। कितने ऑर्बिट हैं? 3 ऑर्बिट हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। और अगर लास्ट देखो आप तो क्या होता है? आर्गन। आर्गन का देखो क्या होगा? 2 18 होता है, 2 8 8। देखिए इसमें भी 3 ऑर्बिट। तो पीरियड की खासियत ये होती है कि ऑर्बिट नंबर सेम होता है। ग्रुप की खासियत क्या थी कि ऑर्बिटल, लास्ट ऑर्बिटल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अगर S1 था तो सबका S1 था, S2 था तो सबका S2 था, P1 था तो सबका P1 था, P2 था तो सबका P2 था, P3 था तो सबका P3 था, जितने मेंबर्स थे सबका। और पीरियड में क्या खासियत है कि सबका ऑर्बिट नंबर क्या है? सेम। समझ गए? और जितने भी पीरियड हैं वो ग्रुप 1 से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप 18 पर इंड होते हैं, याद रखिएगा। जितने भी पीरियड हैं वो ग्रुप 1 से स्टार्ट होते हैं और ग्रुप 18 पर इंड होते हैं। तो आप कहेंगे सर तो सब में 18 होना चाहिए? नहीं, ग्रुप 1 वाला जो है उसमें सिर्फ ग्रुप 1 है और ग्रुप 18 है, बीच में तो ग्रुप 2 से लेके 17 तक खाली है। ग्रुप 2 में अगर आप देखो तो 3 से 12 तक खाली है, 3 to 12 खाली है ना, इसमें डी ब्लॉक नहीं है। इसमें 3 में अगर देखो तो इसमें भी डी ब्लॉक नहीं है, इसमें डी ब्लॉक है, इसमें डी ब्लॉक है, इन दोनों में डी ब्लॉक है। देखिए 18 हो गया। ग्रुप 6 पीरियड 6 जो है उसमें एफ ब्लॉक आ जाता है, लेंथेनाइड्स आ जाते हैं, एटॉमिक नंबर 57 to 71। देखिए इसमें 14 और बढ़ गया तो 32 हो गया। और ग्रुप 7 पीरियड 7 में क्या हो जाता है आपका? एक्टिनाइड्स आ जाते हैं, एटॉमिक नंबर 89 to 103, तो इसलिए 32 हो गया। समझ गए? तो पीरियड्स में आपको समझ में आया क्या खासियत है? पीरियड्स में ऑर्बिट सेम है, पीरियड्स में क्या है? ऑर्बिट सेम है। ओके, तो ये आपको आ गया होगा, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या खासियत थी, ये क्यों इतना अच्छा एक्सेप्टेड हुआ, इसकी क्या खासियत थी और क्या उसमें अभी भी कोई कमियां हैं, क्या इसमें अभी भी कोई कमी है या नहीं है, या पूरी तरह से ये ठीक है। तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अब अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहली खासियत ये थी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसकी सबसे पहले खासियत ये थी कि इसमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर सजाया गया।
एटॉमिक नंबर पर सजाया गया। ये लाइन याद रखने की है। और सेकेंड बात रखिएगा, ये रखिएगा कि इसमें जो पोजीशन मिला एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स को जो पोजीशन दिया गया वो किसके बेसिस पर दिया गया, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर दिया गया। ठीक है। और अगर नेक्स्ट देखें तो इसकी खासियत क्या क्या थी, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि मेंडलीव के जो भी डिसएडवांटेज थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो भी डिसएडवांटेज थे वो इससे दूर हो गए। जैसे आप डिसएडवांटेज पे बात करें तो सबसे पहला मेन डिसएडवांटेज क्या था, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला तो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का पोजीशन क्या होगा, याद कीजिए आप मेंडलीव के डिसएडवांटेज। ड्रॉबैक्स कौन थे, तो हाइड्रोजन का पोजीशन। तो हाइड्रोजन का पोजीशन नए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी अभी भी वो डिबेट का मुद्दा है कि हाइड्रोजन कहां रहेगा, क्योंकि वो है ही ऐसा एलिमेंट कि अभी भी वो डिबेट का मुद्दा है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि इसका 1s1 होता है इसलिए इसे अल्कली के ऊपर में रखा जाता है, लेकिन इसको सेपरेट रखा जाता है। देखिएगा पीरियोडिक टेबल में ये अल्कली फैमिली में ऐसे जुड़ा हुआ नहीं होता, थोड़ा सा अलग करके रखा रहता है। तो लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसका पोजीशन 1s1 है तो इसको अल्कली के साथ रख दिया गया। हाइड्रोजन अल्कली नहीं है, याद रखिएगा। फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होते हुए भी ये अल्कली मेटल नहीं है, समझ गए, ये याद रखिएगा। अल्कली मेटल लिथियम से शुरू होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट में भी याद रखिएगा कि जिंक डी ब्लॉक का मेंबर होते हुए भी ट्रांजिशन नहीं है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते थे ना, जिंक डी ब्लॉक का मेंबर होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पे थोड़ा बहुत अभी लेकिन डिबेट का मुद्दा है कि हाइड्रोजन का पोजीशन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट गड़बड़ी क्या थी, आइसोटॉप्स का पोजीशन। क्या आइसोटॉप्स को कैसे रखें, मेंडलीव में ये गड़बड़ी थी ना, ये दूर हो गया। कैसे दूर हो गया, क्योंकि जो ही एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आया तो आइसोटॉप्स की प्रॉब्लम ही नहीं रहा। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि जो आइसोटॉप्स होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, अब मास नंबर अलग अलग होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो पोजीशन एक दे दो, नहीं, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो डिबेट का मुद्दा ही नहीं ना, सबको एक साथ रख दो। जितने भी आइसोटॉप्स हैं, जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिसके आइसोटॉप्स हैं, सबको क्या करो, एक साथ रख दो। और आइसोटॉप्स सबके हैं भाई, ये मत सोचना कि सिर्फ यूरेनियम के आइसोटॉप्स हैं या सिर्फ कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। नियरली सभी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स, लगभग सभी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स हैं। एटॉमिक मास का फ्रैक्शन हो जाना आइसोटॉप्स की ही वजह से तो है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, एटॉमिक स्ट्रक्चर याद आया, पढ़ा था आपने या आपने पढ़ा होगा, समझ गए। तो सबका आइसोटॉप्स है, तो आइसोटॉप्स के पोजीशन पे भी डिबेट खत्म हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, सबको एक साथ रखो। ठीक, एनोमलस पेयर मिले थे। एनोमलस पेयर वो प्रॉपर्टीज के हिसाब से कोबाल्ट निकेल में गड़बड़ी हुई थी, आपको याद होगा। आर्गन और कैल्शियम में गड़बड़ी हुई थी कि पहले किसको रखे, मास तो इसका अधिक है, याद आ रहा है। कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है सो 58.9 था, निकेल का 58.6 था। तो हम कह रहे थे पहले निकेल को रखो फिर कोबाल्ट को रखो, लेकिन प्रॉपर्टीज के हिसाब से पहले कोबाल्ट को रखा गया फिर निकेल को रखा गया। ये मतलब एक गड़बड़ी हुआ था। तो जो ही कोबाल्ट निकेल में आपको याद होगा, कोबाल्ट और निकेल मैंने एग्जांपल लिया था। कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9 और निकेल का होता है 58.6। तो पहले किसे आना चाहिए, निकेल को, और बाद में आना चाहिए कोबाल्ट को। ये मेंडलीव के लॉ के हिसाब से, क्योंकि मास के हिसाब से सजा रहे थे। लेकिन जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से जाओगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और निकेल का होता है 28। तो काम खत्म हो गया, मास में गड़बड़ी खत्म, मास पे तो अब सजा ही नहीं रहे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, एनोमलस पेयर खत्म हो गया ना। पहले कोबाल्ट आना चाहिए निकेल, क्योंकि एटॉमिक नंबर कम है कोबाल्ट का, निकेल का ज्यादा, मास से क्या फर्क पड़ता। कोबाल्ट निकेल के जितने भी ये एनोमलस, तो जितने भी एनोमलस पेयर दिखे थे आपको, जो ये दिख रहा था कि प्रॉपर्टीज के हिसाब से ज्यादा मास वाले को पहले रखा गया था, कम मास वाले को बाद में, उन सभी को देखा गया एटॉमिक नंबर से देखने पे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि सबका जो ज्यादा मास वाला है जिसको कि आप पहले रख रहे हो उस सबका एटॉमिक नंबर कम है, तो काम खत्म हो गई, एनोमलस पेयर खत्म हो गए, एनोमलस पेयर भी खत्म हो गए। इसके बाद जो है जो और बातें थी, और बातें क्या थी कि वेरिएबल वैलेंसी पे बात नहीं कर पाए थे। तो वेरिएबल वैलेंसी पे बात नहीं किया था, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। कैसे एक्सप्लेन कर दिया, उसने दिखा दिया, उन्होंने ब्लॉक्स दिखा दिए ना, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की इनर ऑर्बिट खाली है, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी होता है। वेरिएबल वैलेंसी FeO, Fe2O3, Fe3O4, एक ही एलिमेंट के 3-3, 4-4 कंपाउंड बन जाते हैं अलग अलग वैलेंसी के साथ। तो क्वेश्चन उठता है कि कैसे, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई इनर ऑर्बिट खाली है ना, इसीलिए ये खेल हो रहा है, इनर ऑर्बिट के खाली होने की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इसलिए ऐसा हो रहा है।
समझ गए? तो वेरिएबल वैलेंसी एक्सप्लेन हो गया, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेनली पीरियोडिक टेबल के सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, जो भी उसके डिसएडवांटेज थे, जो भी उसके ड्रॉबैक्स थे, उसको दूर कर दिया। और कुछ अपनी भी उसकी खासियत थी। क्या खासियत थी? सबसे बड़ी खासियत तो यह थी कि ये जो पीरियोडिक टेबल था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड था, और इसमें जब एलिमेंट्स को सजाया गया तो एक ग्रेजुअल चेंज आता है। अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कीजिएगा या ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कीजिएगा तो एक ग्रेजुअल चेंज आएगा कि ये प्रॉपर्टी थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात करें कि एटम कितना बड़ा होगा, तो अगर आप पीरियड में देखिएगा, जो कि हम नेक्स्ट डे बात करेंगे और भी प्रॉपर्टीज पर, अभी मैं एग्जांपल के लिए एटॉमिक रेडियस ले रहा हूं कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते चले जाइएगा तो एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, या ग्रुप में टॉप टू बॉटम आइएगा तो एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। एक ग्रेजुअल चेंज दिख रहा है हमें, नहीं तो पीरियोडिसिटी डिफाइन हो गया। क्यों रिपीट कर रहा है प्रॉपर्टीज? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट कर रहा है, ये भी एक्सप्लेन हो गया। वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। प्लस इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें हमने क्या किया, पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांट दिया। ब्लॉक्स में बांटने के बाद क्या हुआ, ब्लॉक्स पढ़ लीजिए तो और ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो ये सब खासियत थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। सारा नोट्स लिखा हुआ है, आप नोट्स पढ़ लेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। समझ गए? कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो डिबेट का मुद्दा है, जो मैंने अभी तुरंत बात की, जैसे हाइड्रोजन का पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं है। हाँ, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसे अल्कली के ऊपर में रख दिया गया है, लेकिन अभी भी डिबेट का मुद्दा है कि हाइड्रोजन कहां रहेगा। ठीक, लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स जो कि आपने देखा नीचे में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो अभी भी बॉटम में है। उसे मेन पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं शामिल किया जा सका है? उसे किया जाना चाहिए, वो अभी भी एक प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। और अगला ड्रॉबैक ये है कि इस पीरियोडिक टेबल में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे तो बेस्ट है, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल हमें डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करता है कि कहां कितने इलेक्ट्रॉन है, ये शो नहीं करता। ये बस एक चीज शो करता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल सेम है। तो ये 3 ड्रॉबैक्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो हो सकता है फ्यूचर में कोई नया पीरियोडिक टेबल आए जो इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर दे, इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर देगा तो वो पीरियोडिक टेबल एक्सेप्टेड होगा। तो आई होप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जो आज का क्लास था वो आपको समझ में आया होगा। नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कल का जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें आपको और फील आ जाएगा। कल का लेक्चर जरूर देखिएगा, जो कल आएगा, जो आपका पीरियोडिसिटी पर बेस्ड होगा, वो लेक्चर जरूर देखिएगा। उसमें आप एक्सप्लेन कर देंगे हम कि पोजीशन कैसे आया, और भी बातें क्लियर होंगी। हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पे थोड़ी बातें और करेंगे कल के लेक्चर। ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो आज हमने इंट्रोड्यूस किया कि क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किस लॉ पर बेस्ड था, क्या उसमें कितने सारे ब्लॉक्स हैं, सारी बातें। तो ध्यान से लेक्चर को देखिए, नोट्स को ध्यान से पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज ही आप कमेंट सेक्शन में या नहीं तो व्हाट्सएप पे मुझे भेज देंगे, जिससे कि मैं कल का जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो आज का लेक्चर ध्यान से देख के जो भी आपके डॉट्स बचते हैं आप बुक्स में पढ़ लीजिएगा, या जहां से पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, और जो भी डॉट्स मिलेंगे वो डॉट्स मुझे सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो कल का लेक्चर बनाऊं उसमें वो डॉट्स भी क्लियर कर दूं और जो मैं पोजीशन बताना चाहता हूं वो भी बता पाऊं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।